अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साबिर अली। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग। एज़ यू नो इन योर पेपर यू गेट 5 टॉपिक्स फॉर ऐसे राइटिंग। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सब्जेक्टिव पेपर में होता है उसमें लिखा जाता है कि राइट एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। और ये आपके पेपर में 15 मार्क्स का टॉपिक होता है। टॉपिक्स जो होते हैं दे वेरी फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव राइटिंग। डिफरेंट जो राइटिंग स्टाइल्स हैं दे वेरी फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। अब आपने यहाँ इनमें से सिलेक्ट करना होता है और उसके ऊपर आपने एक डिटेल ऐसे लिखना होता है 300 to 400 वर्ड्स का। नाउ ऐसे होता है क्या है और कैसे लिखा जाता है और एक कैसे गुड ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अर्लियर आपका जो लेसन था इंट्रोडक्टरी ऑफ आपका सिलेबस, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो सिलेबस का था उसमें डॉक्टर इस्माइल साहब ने आपको इसके मतलब डिटेल में बताया भी था, तो हम उसको दोबारा भी देख लेते हैं और हम देखते हैं कि ऐसे होता क्या है और कैसे आप उसको करना होता है आपने। अब आपके पेपर में जो ऐसे होता है वो 300 to 400 वर्ड्स का आपने लिखना होता है, लेकिन ऐसे थ्रू आउट द आपकी जो करियर होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये लिखना होता है। या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी चले जाएं तो वहाँ 100 मार्क्स का एक ही टॉपिक के ऊपर आपने 3 आवर्स बैठ के लिखना होता है। तो इसलिए आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, तब भी जाकर एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है या ऐसे उसका राइटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है या उसके बाकी जो जनरल नॉलेज कम है तो वो ऐसे लिख नहीं सकता, ऐसा नहीं है। विद द प्रैक्टिस ही कैन इनहेंस हिज राइटिंग स्किल्स। अब सबसे देखें ऐसे है क्या। ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे आर कॉमन इन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेजेस। अब यार हमारे स्कूल, मिडिल, हाई कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पर ऐसे जो होते हैं पाए होते हैं। हर लिखते हैं, आप छोटे थे तो अच्छा 6ठी 7वीं में थे तो आपको एक टॉपिक दे माई फ्रेंड के ऊपर लिखिए, आगे फिर 8th क्लास में, 10th क्लास में, अब इंटर में है तो आपका यही टॉपिक्स तकरीबन सेम ही रहते हैं, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो उनकी राइटिंग स्टाइल है या उनकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती होती है। अब अगर ऐसे को हम डिफाइन करें तो देखें एन ऐसे इज़ डिफाइंड एज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज द राइटर्स ओपिनियन। अब बिल सिंपल से अल्फाज में क्या उन्होंने कहा है कि एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जो एक्सप्रेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है राइटर्स ओपिनियन। यानी कि अगर मैं एक ऐसे एक टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ तो मेरी उस टॉपिक के रिलेटेड क्या ओपिनियन है और बाकियों की क्या है तो उसके मतलब उसको बताया गया है। अब डिफरेंट स्टेप होते हैं ऐसे राइटिंग के ना, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक आपको ये जैसे आपके पेपर में आपको 5 टॉपिक दिए जाते हैं, आपने ये 5 टॉपिक देखी, अब इसमें से आपने एक को सिलेक्ट कर लेना है कि ये टॉपिक जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जब आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिसाइड व्हाट काइंड। पहला तो वही है सिलेक्शन आपकी, आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया। उसके बाद देखिए सेकंड है जी ब्रेनस्टॉर्म योर टॉपिक। अब पेपर में जब आपको टॉपिक, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं यही उनको एडवाइस किया जाता है कि जब आपने ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है तो आप जब सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं तो आप अपना जहन बना लें कि मैंने ये टॉपिक जो है इसको डिस्कस करा। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एंड के ऊपर जाकर इसे ऐसे वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ये सीक्वेंस में भी आ रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है तो इस वक्त घंटा डेढ़ उनके पास होता है बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद उसको लिखने के लिए, तो आसानी से उसको जो है वो कर लेते होते हैं। तो यही होता है कि आपने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग योर टॉपिक। अगर आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ है, ऐसे याद नहीं किया हुआ, खुद से लिखना है तो फिर उसके मतलब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आप उसके मतलब सोचते हैं कि मैंने इसमें क्या लिखना है। फिर उसके आपने रिसर्च द टॉपिक जो है उसके ऊपर रिसर्च आपके जहन में आती है। फिर आप ऐसा ऐसा डिवेल्प थीसिस किया, मैंने लिखना क्या है अपने जहन में आप बनाते हैं। आउटलाइन जो है ऐसे, अब इस लेवल पर आप आउटलाइंस नहीं लिखते होते, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर या अपर लेवल पर आप अपने टॉपिक की जो है वो आउटलाइंस बना लेते होते हैं। फिर आप क्या कर लेते हैं, अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर लेते होते हैं, राइट योर एसेज। और उससे जब ऐसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करना होता है, आपने एडिट योर राइटिंग टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिर आप क्या करते हैं कि अपनी हमेशा यही हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब आप पेपर अपना कंप्लीट अटेम्प्ट कर चुके हैं तो उसको कम से कम 1 या 2 बार उसको ज़रूर रिवाइज़ करें, उसको पढ़ें, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक या जल्दी लिखते हुए कोई आपकी मिसिंग हो गई है तो वो उसको आप उसको एडिट कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते होते हैं।
अब ये तो आपने यानी कि ये पॉइंट्स हैं जिनमें आपने एसेस को देख लिया, इसमें आपने कर लिया कि मैंने ये करने हैं, उसके बाद आप इसको बना लेते हैं। अब है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं एसेस की ना। अब फॉर एग्जांपल नैरेटिव एसेस होते हैं। नैरेटिव ऐसे क्या है, आप रोड पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने देखा कि कोई एक हादसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप घर आते हैं या आपको बता जाता है कि एक नैरेटिव है, आप ऐसे बयान, अब एक नैरेटिव बयान कर रहे हैं, निरेट कर रहे हैं कि आपने ये वाक़या देखा, इस तरह गाड़ी आ रही थी, ये हुआ, इस तरह एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग ज़ख्मी हो गए, ये हुआ, सारी चीज़ें जो है आप उसको डिटेल में निरेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ नैरेटिव ऐसे, और दैट इज़ मोस्टली अबाउट पास्ट इवेंट होता है। उसके बाद जो होता है आपका परसुएसिव ऐसे होता है, किसी को कन्विंस करना होता है, आपने एक टॉपिक लिया है, उसके ऊपर आप लिख रहे हैं कि मेरी ये फाइंडिंग्स हैं, ऐसे होना चाहिए इसके ऊपर, तो वो आपका क्या होता है, परसुएसिव टॉपिक बन जाता है, आपका परसुएसिव राइटिंग बन जाती है। नेक्स्ट जो है आपका एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं। अब इसमें आप क्या करते होते हैं कि रीडर को किसी चीज़ के मतलब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक्सपोज किसी चीज़ के मतलब कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने एक टॉपिक लिया है, उसके जो इन्स एंड आउट्स हैं एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे ना ये अब होते हैं, ऐसे आपने ले लिया कि मैंने ये काम करना है, या ये आप उसको बता रहे हैं, अपने रीडर्स को बता रहे हैं, अपने जो आपने राइटिंग करी है कि कैसे इसकी एक्सपोजिशन की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्टिव ऐसे तो मोस्टली आप ये शुरू से ही आप करते आ रहे हैं, जैसे टॉपिक तो आप सारे ये डिफरेंट आपने क्लासेस में इनको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आइडिया नहीं होता कि मैं कौन सा टॉपिक किस अंडर हेडिंग के अंदर, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है, या ये नैरेटिव है। तो अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या किया जाता होता है कि आप मरी के लिए ट्रिप पर चले गए, कहीं ट्रिप पर आप चले गए, तो आपने इसको डिस्क्राइब करना होता है। अब मैं गया हूँ वहाँ पर ट्रिप पर, तो मेरी उसके मतलब अपनी फीलिंग्स होगी, आप लोगों की अपनी होंगी, तो आपने इसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, जैसे ऐसे ले, जैसे आपको वो एक पिक्चर दे दी जाती होती है, तो आपको कहा जाता है इसको डिस्क्राइब करें, तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें ये कलर यूज़ किया गया, इसमें ये शख्स नज़र आ रहा है, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, इसको आप इस तरह लेते होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं। अब देखें ना, टेक अ पोजीशन ऑन अ कंट्रोवर्शियल इश्यूज एंड प्रेजेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ योर पोजीशन। अब एक आर्गुमेंटेटिव में आपने आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, सॉलिड किस्म के आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, सॉलिड। उसमें आप क्या करते होते हैं कि स्टूडेंट्स, अब आर्गुमेंटेटिव एसेज के बाद हमारे पास जो टॉपिक होता है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज। अब ये देखें आपके पेपर में, जैसे आपको दिया इसमें देखें पेपर में आपको दिया गया है कि यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो अब यहाँ ये क्या है, कंपेयर कर रहे होते हैं। अब एक की खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं या उसके इन्स एंड आउट्स होते हैं वो कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये भी ऐसे इस किस्म के भी टॉप आपके आ जाते होते हैं। फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन एसेज होते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल आपको है ये कोई ऐसे जैसे इन्फ्लेशन है या कोई ऐसे होता है स्मगलिंग है, इस किस्म के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं वो आप डिस्कस कर लेते होते हैं, या कोई और इस किस्म के टॉपिक्स होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। उसमें भी आपको यही बताया जाता है कैसे आपने इसको डिस्कस करना है। इसके बाद आज हमारा जो वैसे तो आज हम इंशाल्लाह आपके जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो है माई एम इन लाइफ। अब ये टॉपिक जो है ये डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता होता है इसमें, तो आप इसने अपने अब एम इन लाइफ को आपने डिस्क्राइब करना है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। ये ऐसे आपको यहाँ पर दे भी दिया गया है माई एम इन लाइफ, कि आपने इसको कैसे लेना है अपने एम इन लाइफ। ये इजी सा लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन इससे पहले कुछ और ऐसे से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्टर इस्माइल साहब ने आपको दी थी, मैं दोबारा वो रिपीट भी करवा देता हूँ आपको। अब देखें जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसको आप सीक्वेंस ऐसे लेते हैं, जैसे एक आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब आउटलाइन इस मौके के ऊपर आपने नहीं बनाना होता, इसे इंटर लेवल पर आउटलाइन कम बनाई जाती है, ग्रेजुएशन लेवल पर। अब सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बना लेते होते हैं, जैसे अभी आप ऐसे भी देखेंगे। उसके बाद उसको बॉडी के मेन टॉपिक, मेन चीज़ जो मेन डिस्कशन है उसको करते होते। कंक्लूजन के आपने ऊपर जो बात की है उसको समेट रहे होते हैं। जैसे आप एक स्पीच कर रहे होते हैं तो आप उस स्पीच को शुरू करते हैं, उसके बाद अपना आर्ग्यूमेंट, अपने दलाइल देते हैं और फिर उन दलाइल को आप कंप्लीट कर रहे होते हैं। इसी तरह एसेज भी आप उसी तरह सेम फॉर्मेट में तकरीबन बना लेते होते हैं। अब इसमें ऐसे लिखते हुए आपने क्या देखना होता है कि आप पैराग्राफ्स आपने इसको डिवाइड करना होता है, इंट्रोडक्शन लेना होता है, पैराग्राफ में उसके डिफरेंट होते हैं। अब इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपका तकरीबन तमाम जितने भी वर्ड्स आपने लिखे, फॉर एग्जाम्पल 300 वर्ड्स आपने 400 लिखने हैं, तो उसमें से आपके 10% जो है वो इंट्रोडक्शन में वर्ड्स आ जाते होते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते होते हैं, मेन में, तो वहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, जैसे टॉपिक सेंटेंस। अब मेन है कि माई एम इन लाइफ जो है उसमें क्या हमने करना है, क्या क्या लोगों ने किया, एक्सप्लेन करते हैं, उसको एवेल्यूएट करते होते हैं,
एंड पर कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं। अब जो मेन यानी कि आपके जो 80% वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपने लिखने होते हैं, और एंड पे जो होता है वो आपको फिर उसको कंक्लूड कर देते हैं। आखिरी जो आपका पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन का होता है। अब इसमें देखें सारे ये आपको सीक्वेंस वाइज जो है ऐसे राइटिंग जो है वो बता दी गई कैसे आपने इसको कंप्लीट करना है। तो अब वापस हम आ जाते हैं, हमारा आज का टॉपिक जो आपके पेपर के रिलेटेड है वो है माय एम इन लाइफ। मैं जल्दी जल्दी इसको एक थर्डली आपको पढ़ देता हूँ। आप इसको याद करना चाहें तो कर लें, अपने से खुद से लिखना चाहें तो लिख लें। आप देखें, एम इज़ एन ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ वंस लाइफ। एम जो है वो हर एक की ज़िंदगी का मकसद होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हमारी ज़िंदगी में एम जो है, कोई मकसद के बगैर ज़िंदगी जो है वो गुजारी नहीं जा सकती। इट इज़ लाइक गाइडिंग स्टार, जैसे एक गाइडिंग स्टार होता है जो एक रोशनी की अलामत होता है, जो हमारी ज़िंदगियों में हमें एम जो है वो बताता है कि मैंने इस रास्ते पे चलना है, मैंने CSS करना है, मैंने टीचर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ये सारी की सारी हम पहले से ही एक मैप आउट कर लेते होते हैं। It provides direction for our attempts. Aim give एक्टिविटी, स्पिरिट एंड मूवमेंट इन लाइफ। जब आप अपनी ज़िंदगी में एक एम बना लेते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी जो होती है, लाइफ जो होती है वो एक रास्ते पे चल पड़ती है। वो एक रास्ता आपने अपने लिए मैप आउट कर लिया, आपने एक रास्ता बना लिया, उसके ऊपर आप चलते जा रहे हैं। विदाउट एम देयर इज़ नो लाइफ, बिकॉज लाइफ विदाउट एनी एम इज़ अनइंटरेस्टिंग एंड यूजलेस। अब देखें, बग़ैर एम के लाइफ जो है वो तो जानवरों वाली लाइफ है कि बग़ैर मकसद के आपको ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर भेजा है इस दुनिया में तो एक मकसद के लिए भेजा है ना। तो वो जो मकसद है वो हम एक हमारा जो है वो बना हुआ है, उसके ऊपर हमने चलना। इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए और भी बहुत से काम करने होते हैं, और उन काम में ये है कि आपने ज़िंदगी में बनना क्या है। तो एवरीबॉडी शुड डिसाइड हिज एम लाइफ एंड पुट एफर्ट टू अचीव इट। हर शख्स जो है उसे अपना ज़िंदगी का जो मकसद है वो उसको ले लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत जो है वो लगा देनी चाहिए। अब ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया। अब सेकंड पैराग्राफ जो आपका है वो देखें, उसमें अब आपने एम्स के मतलब बता रहे हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स। पीपल विश टू बिकम सिविल और आर्मी ऑफिसर्स, प्लेयर, सिंगर, बिजनेसमैन, doctors or engineers, etc. My aim is different from others. I have also my aim in life. I want to become a doctor, though doctoring is not paying profession, but I am determined to achieve my aim. अब देखें, मुख्तलिफ लोगों की उसने मिसाल दी है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई प्लेयर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। लेकिन मेरा यानी कि अगर आप हैं, ये ऐसे आप लिख रहे हैं तो आपका क्या एम है? आप इसमें डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई और लिख रहा है तो वो क्या है, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं हूँ तो मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं हूँ। तो ये एक जर्नल ऐसे आप लोगों की, आपके लिए एक मॉडल ऐसे आपको दिया गया है कि आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे आपने इसको बनाना है। तो डॉक्टरिंग जो है, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया है कि डॉक्टरिंग जो है मैं वो अडॉप्ट करना चाहता हूँ, जो बहुत ही यानी कि वो कह रहे हैं कि एक लो प्रोफेशन है, लेकिन ये है कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी। आजकल जैसे कोरोना के डिजीज़ है तो डॉक्टर्स आर आवर वॉरियर्स, दे आर फाइटिंग and in front of this pandemic. I want to become a social worker. Yet I am determined to achieve my aim. I want to become a social worker as I am impressed by people like Abdul Sattar Idi, Chipa, Imran Khan, Shehzad Roy and many others who are serving humanity in medical field. I also want to enter my name in the list of such people. Besides, there are many other reasons why I choose to become a doctor. वो कह रहे हैं कि डॉक्टरिंग के साथ मैं एक सोशल वर्कर भी बनना चाहता है। मैं डॉक्टर हूँगा तो मैं सोशल काम जो है सोसाइटी के वो भी कर सकूँगा, जैसे बहुत से ये लोगों के नाम भी दिए गए उसने किए हैं। तो इस तरह मैं ये काम करने के साथ साथ अपना मेरा मेन एम जो है, मेरी एम इन लाइफ वो यही है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। उसके बाद जो है मैं जो सोशल वर्क है वो भी करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलोंग टू अ विलेज। अब वो कह रहा है कि मैं कैसे अपना लाइफ जो है इसको अटेम्प्ट करूँगा, अपनी इस एम को हासिल करूँगा। वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलोंग टू अ विलेज विच इज़ फार अवे फ्राम द मेन सिटी। देयर इज़ नो डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी एट माई विलेज. People have to come to city for minor and major treatment. People are poor and cannot afford to come to cities. It has created health problems for people of my विलेज। अब यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि पहला उसके डॉक्टर बनने का मकसद ये है कि जिस इलाके से, जिस एरिया से वो ताल्लुक़ उसका है वो दूर दराज इलाका है और वहाँ पर कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो डॉक्टर बनकर अपने इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहता है ताकि उनसे उनके लोगों को फ़ायदा हो। वो कह रहा है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल आई एम वर्किंग हार्ड टू पास माई FSC विद फ्लाइंग कलर्स so that I may get admission in some medical college. Definitely डॉक्टर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। FSC में, मेडिकल में अच्छे मार्क्स लेने, एंट्री टेस्ट में अच्छा प्रूव करना पड़ता होता है, फिर जाकर आपको एडमिशन मिलता है। एज ए डॉक्टर आई विल ट्रीट द पेशेंट विदाउट एनी चार्ज।
I will open a clinic in my village. It will be a sigh of relief for the people of my village where health facilities are few and far between. I will be treating patients at their home so as to save their priceless lives. वो कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगियाँ जो है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जब डॉक्टर बन जाऊँगा तो अपनी विलेज में एक क्लिनिक ओपन करूँगा, वहाँ पर मैं विदाउट एनी पे मैं उनकी वहाँ पर जो है वो खिदमत किया करूँगा। फिर वो कह रहा है कि इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू बी ऑफ सम हेल्प टू माई पीपल. आई विल गेट नो फी फॉर पेशेंट. इट विल बी अ टाइप ऑफ social work. There is no better in than saving lives of people. In this way I will be able to serve my humanity. I am working day and night to achieve my aim. I devote all my time to studies. Whatever others think of my aim, I am satisfied. इट इज़ अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट एंड नेचर. अब यहाँ पर वो जो उसने कहा है कि डॉक्टरी के साथ मेरा एम है कि मैं सोशल वर्क भी करूँ, तो सोशल वर्क वो कह रहा है कि मैं तब कर सकता हूँ जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तो डॉक्टरिंग के साथ मैं सोशल वर्क भी करूँगा. और वो एंड पे कहता है कि कंक्लूड करते हुए कह रहा है कि मे अल्लाह हेल्प मी टू अचीव माई एम इन लाइफ, आमीन. तो दिस इज़ योर सैम्पल और मॉडल ऐसे में, और यही आपके पेपर्स में जो है ऐसे रिपीट होते हैं. ये टॉपिक सेंटेंस आपका था कि माई एम इन लाइफ. तो आप इस तरह आपने इसको आपको ऐसे के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन दी उसको अच्छी तरह सुनें, देखें, पढ़ें. इस ऐसे को करना चाहें तो इसको याद कर लें. अपने से कोशिश करें कि अपने से अच्छे से ऐसे लिखें और उसको आप जो है वो अच्छी तरह उसको मेमोराइज़ करें. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़.